हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्टूडियो। दिस इज़ अनामिका और आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस का सैम्पल क्वेश्चन पेपर टर्म 1 जो नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसके लिए। और यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सेक्शन सी, जिसमें कि केस स्टडी क्वेश्चंस होते हैं और इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस हैं। उसमें से आपको कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स कैरी कर रहा है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन पेपर में आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, केस स्टडी क्वेश्चंस की तरफ। तो ये है सेक्शन सी का केस स्टडी क्वेश्चंस। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है दी सॉल्ट स्टोरी फ्रॉम द न्यू इंडियन एक्सप्रेस 9 मार्च 2021। मतलब यहाँ पे एक स्टोरी दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और इस पे बेस्ड फिर क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है। द सॉल्ट पैन्स इन मरक्कनम, अ पोर्ट टाउन अबाउट 120 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई, आर द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में एक मरक्कम सॉल्ट पैन है, उसके बारे में बता रहा है कि ये चेन्नई से इतने डिस्टेंस पे है और ये लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर इज़ अ लेबोरियस प्रोसेस। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम वाटर के बारे में कह रहा है, जो कि हमारा मेन पॉइंट है देखने के लिए। एंड इज़ अ लेबोरियस प्रोसेस एंड द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सोडियम कंपाउंड्स। कह रहा है यहाँ पे कि ये जो सॉल्ट पानी को सुखाकर मीन्स एवोपरेशन के थ्रू जो ऑब्टेन करा गया है वो क्या है, उसको वेरियस सोडियम कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। और ये क्या है, एक रॉ मटेरियल है। वन सच कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और उसमें से एक ऐसा कंपाउंड है जो कि है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। यूज्ड इन बेकिंग, तो बेकिंग के लिए यूज़ करा जाता है। दैट मीन्स आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आपने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर 2, तो उससे आप पता लगा सकते हो कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है। इसको हम लोग एंटासिड के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं टू रिमूव एसिडिटी एंड इन सोडा एसिड एज फायर एक्सटिंग्विशर्स, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में भी यूज़ करा जाता है। तो किसी को पता है अगर कि सोडा एसिड में क्या क्या कंपाउंड्स होते हैं, बेकिंग सोडा तो एक होता ही है, यहाँ से दिख ही रहा होगा आपको, बट साथ में और कुछ भी होता है, तो वो क्या होता है कमेंट करके बताएं। और द टेबल शोज द मास ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड व्हेन 1 लीटर ऑफ सी वाटर इज इवोपरेटेड। यहाँ पे कह रहा है कि जब 1 लीटर सी वाटर इवोपरेट करा गया है तो क्या क्या ऑब्टेन करा गया है, इसके बारे में ये टेबल शो कर रहा है, ठीक है। तो इस टेबल को एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड NaCl प्रोड्यूस हुआ है 28 ग्राम, MgCl2 दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड प्रोड्यूस हुआ है 8 ग्राम, एंड मैग्नीशियम सल्फेट 6 ग्राम, कैल्शियम सल्फेट 2 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट 1 ग्राम, ओके। तो यहाँ से टोटल अमाउंट जो है सॉल्ट का वो 45 ग्राम ऑब्टेन करा गया है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा केस स्टडी। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विथ एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख लो इस टेबल में से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो एसिड से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसका मतलब कि उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन जैसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, तभी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा ना। तो यहाँ से देख लो एक ही ऑप्शन सही जा रहा है, दैट इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि सिर्फ इसके पास ही कार्बन है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, NaCl, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कह दिया कि एसिड्स के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, तो ये एक ही हो सकता है जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड लेफ्ट बाय इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। तो इसमें पूछ रहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट का कितना ग्राम बनेगा जबकि
135 ग्राम जो है टोटल सॉलिड लेफ्ट बाय इवापोरेशन। तो टोटल अमाउंट दे रहा है सॉल्ट का 135 ग्राम। ठीक है, तो इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से टेबल से देख लेते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट का कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ था, तो मैग्नीशियम सल्फेट का 6 ग्राम प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना था 45 ग्राम। ठीक है, तो चलो इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि 45 ग्राम टोटल सॉलिड लेफ्ट बाय इवापोरेशन। ओके, टोटल सॉलिड लेफ्ट बाय इवापोरेशन तो ये प्रोड्यूस कर रहा है 6 ग्राम ऑफ क्या, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, तो 1 ग्राम अगर रहता ये सॉलिड, टोटल सॉलिड, तो ये कितना क्रिएट करता 6/45। यस, 6/45। बट हमारा यहाँ पे जो सॉलिड लेफ्ट है उसका टोटल अमाउंट दिया है 135 ग्राम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 135 ग्राम टोटल सॉलिड लेफ्ट बाय इवापोरेशन इज इक्वल्स टू 6/45 मल्टीप्लाइड बाय 135। ओके, अब इसको रिड्यूस कर देंगे तो ये 15 टाइम्स हो जाएगा 3 से, ये 3 से हो जाएगा 45 टाइम्स। ओके, ये 15 से 3 टाइम्स में दैट इज 6 मल्टीप्लाइड बाई 3, देयरफॉर 18 ग्राम इज द आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। यस, ऑप्शन नंबर सी जो है वो 18 ग्राम है। ये आप यूनिटरी मेथड से याद कर सकते हो। अगर आप सॉल्व करते हो मैथ्स तो पता ही होगा कि यहाँ पे 45 ग्राम अगर टोटल था तो उसमें 6 ग्राम था मैग्नीशियम सल्फेट। तो अगर 1 ग्राम होगा तो कितना हो जाएगा 6/45। बट यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना दिया गया है 135। देयरफॉर 135 के लिए इसका जो टोटल अमाउंट हो जाएगा वो 18 ग्राम हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे 18 ग्राम जो है वो कंप्लीट सोल्यूशन होगा। ठीक है, ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, तो इस बात को आपको याद करना पड़ेगा कि इसको हम लोग कहते हैं ब्राइन। ओके, अगर मान लो किसी स्टूडेंट को याद ना रहे ब्राइन के बारे में, तो याद रखो कि सोडा वाटर के बारे में तो अभी ही बताया है कि सोडा वाटर जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन करता है वाटर। ठीक है, तो उसमें सोडियम क्लोराइड तो प्रेजेंट होता ही नहीं है, तो इसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, और साथ ही साथ ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अब आगे बढ़ जाते हैं स्लेक लाइम की तरफ। तो स्लेक लाइम के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो स्लेक लाइम होता है आपका CaH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि उसमें NaCl है ही नहीं। और लाइम वाटर हो जाएगा आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का बात करा जा रहा है सोडियम क्लोराइड के बारे में। तो जिसको याद है वो एक बारी में देख के कर सकता है कि हाँ सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ब्राइन कहा जाता है, और जिसको नहीं याद है वो ऑप्शंस के थ्रू जा सकता है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द pH ऑफ द एसिड विच इज़ यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट बनाने के लिए जो एसिड यूज़ करा जाता है उसका pH कितने के बीच होगा। तो याद करो कि कॉमन सॉल्ट के फॉर्मूले में क्या क्या है, NaCl है। ठीक है, Na और कौन है Cl। ठीक है, मतलब सोडियम और क्लोरीन है। तो ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें क्लोरीन पाया जाता है, बताओ ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें क्लोरीन पाया जाता है, जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर pH देखा जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस पे मैंने एक और वीडियो लेक्चर दिया है जिसमें MCQs क्वेश्चन है क्लास 10th के, वो भी एसिड बेसिस सॉल्ट्स चैप्टर पे। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करेगा तो किस तरीके से सॉल्ट बनता है, ये मैंने डिटेल में बताया है। तो आप उस वीडियो को जाकर देखो तो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देयरफॉर
यहाँ से HCl है, मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl एक, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर pH स्केल पे देखा जाए तो ये 7 होता है, ये 0 हो जाएगा और साथ ही साथ ये हो जाएगा 14। तो अगर इस डायरेक्शन में जाए तो ये होते जाता है बेस, और इस डायरेक्शन में जाए तो ये एसिड जो है और सैचुरेटेड होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज़ 1 to 3, सेकेंड ऑप्शन इज़ बिटवीन 6 to 8, तो 6 से 8 कह रहा है, तो 6 से 8 में एसिड तो 6 से 7 के बीच ही रहेगा, क्योंकि 7 तो वाटर का होता है जो कि न्यूट्रल होता है, तो इसलिए ये लिमिट तो फेल हो गया, तो एसिड सोच भी नहीं सकते। और आगे बढ़ जाते हैं, बिटवीन 8 to 10 ये भी फेल, क्योंकि इसमें बेस आ जाएगा। 11 to 13 इसमें भी बेस होगा, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा जो कि है 1 to 3। क्लियर है? अगर आपको 3 to 5 भी कहता तो भी आप HCl नहीं कर सकते, क्योंकि HCl का जो लिमिट है वो 1 to 3 के बीच ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सिंपल था, तो आप डायरेक्ट देखकर भी आंसर लगा सकते हो, और ऑप्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दे दे तो भी पता कर सकते हो, क्योंकि HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ओके। अब हम आ गए हैं अपने नेक्स्ट केस स्टडी पे। तो हमारा नेक्स्ट केस स्टडी है, द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स वर केप्ट इन द डार्क फॉर 72 आवर्स। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से रिलेटेड, और यहाँ पे क्या करना है कि आपको 2 पॉटेड प्लांट लेना है और इसको 72 आवर्स मीन्स 3 डेज़ के लिए आपको अंधेरे में रख देना है। ठीक है, आफ्टर 72 आवर्स KOH दैट इज़ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को एक वॉच ग्लास पे रख दो, और इस वॉच ग्लास को एक पौधे के बगल में रख दो और दूसरे पौधे के बगल में कोई भी वॉच ग्लास या फिर कोई दूसरा कंपाउंड नहीं रखना है। ठीक है, और दोनों को फिर एक क्या करो, एयर टाइट कंटेनर में क्लोज कर दो और उसको 6 घंटे के लिए लाइट में रखो। ठीक है, देन आयोडीन टेस्ट इज परफॉर्म्ड। अब इस लीफ पे क्या परफॉर्म किया जाता है, आयोडीन टेस्ट, 1 लीफ फ्रॉम ईच ऑफ 2 प्लांट्स, मीन्स ये जो X है और Y है दोनों में से एक एक पत्ते तोड़ लो और फिर इस पे आयोडीन टेस्ट करना है। ठीक है, तो इस पे बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस है तो वो देख लेते हैं क्या है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये NCERT में गिवन है। ठीक है, एक्टिविटी के फॉर्म में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, और जिस स्टूडेंट ने कर रखा होगा दैट्स गुड। यस, क्वेश्चन नंबर 53, this experimental setup is used to prove essentiality of which of the following requirements of photosynthesis। तो यहाँ पे ये जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या प्रूफ करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ करने चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे और सनलाइट। ठीक है, साथ ही साथ वाटर, तो वाटर तो आपने गमले में भर ही दिया होगा। ठीक है, साथ ही साथ सनलाइट एक बार आपने 6 आवर्स के लिए शो कर ही दिया और बाकी 3 दिन आपने डार्क में रखा। ठीक है, तो और साथ ही साथ यहाँ पे क्या किया गया है, एक एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट कंटेनर जब भी ऐसा कहा गया दैट मीन्स यहाँ पे एयर का ही रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं करने का कोशिश किया जा रहा है कि हाँ जितना भी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो सारा यूज़ हो जाएगा इस प्लांट के द्वारा, और वापस से इसको और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलने का है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ही के एसेंशियलिटी मीन्स ज़रूरत, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़रूरत जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। ये एक्सपेरिमेंट उसको प्रूफ करता है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ KOH इज़ टू एब्जॉर्ब, यहाँ पे एक इसमें भी CO2 होगा और इसमें भी CO2 होगा, अगर इसको हम लोग क्लोज कर दिए तो भी, तो ये क्या है प्लांट, ये बाकी सारा CO2 यूज़ कर लेगा अपने लिए, बट यहाँ पे हमने क्या रखा है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है इसका काम होता है ये जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा तो जो रिक्वायरमेंट है लीव्स का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए वो तो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं।
तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे जो लीव्स है वो थोड़े फ्रेश दिखेंगे आपको, बट जो एक्स कंटेनर है उसका लीव्स जो है वो मुरझाए हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था वो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। द फंक्शन ऑफ KOH इज टू एब्जॉर्ब व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया इसका ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following statements shows the correct results of iodine test performed on the leaf from plant X and Y respectively? तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर दोनों के एक एक पत्तों को हम लोग ले, दोनों प्लांट के, एक X है और दूसरा Y है, तो दोनों के एक एक पत्तों को ले और उस पर अगर आयोडीन टेस्ट करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है, तो आयोडीन टेस्ट करने पे अगर आपका इस वेट ये जो लीफ है इसका जो भी पार्ट ग्रीन है, ठीक है, और इसमें भी जो भी पार्ट ग्रीन है, यस, आयोडीन टेस्ट जो करा जाता है, तो जब आयोडीन टेस्ट कर देंगे तो फिर क्या है कि जो पार्ट ग्रीन है वो चेंज हो जाता है आपका ब्लू ब्लैक कलर आता है। ठीक है, तो आयोडीन टेस्ट, अब याद रखो कि ये जो X था, X वाला प्लांट जिसमें हम लोग KOH रखे थे, तो इसका जो लीफ का पहला कलर होगा वो वैसे ही रह जाएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं शो करेगा। बट ये जो Y जो कंटेनर था उसका जो लीफ है वो क्या है आपका ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, ये जो ब्लू ब्लैक कलर है आयोडीन टेस्ट ये शो करता है स्टार्च का प्रेजेंस। ठीक है, स्टार्च का प्रेजेंस मीन्स इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। इसका मतलब ये है, स्टार्च प्रेजेंट रहने का मतलब ये है कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो सारा प्लांट जो है वो यूज़ कर लिया होगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने में, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू क्या है कि ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स, और ग्लूकोज को बहुत सारा अगर ग्लूकोज जमा हो जाए तो वो स्टार्च का रूप ले लेता है। ठीक है, तो स्टार्च बन जाते हैं, जो कि स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। बट इसमें क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड मिला ही नहीं इस प्लांट को, तो फिर यहाँ पे स्टार्च जो है वो लीव्स में नहीं जमा होगा, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं होगा एक्स के लीफ में, बट वाई के लीफ में कलर चेंज होगा और वो ब्लू ब्लैक कलर होगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन लीफ एक्स एंड नो चेंज इन कलर ऑफ द लीफ ऑफ प्लांट वाई। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि वाई में ब्लैक हमारा वाई में ब्लू ब्लैक कलर लाना है और एक्स में कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन लीफ ऑफ प्लांट वाई। ठीक है, और नो चेंज इन कलर ऑफ एक्स, तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। अब सी और डी ऑप्शन कभी सही हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जब भी आयोडीन टेस्ट होता है तो आपने अगर थोड़ा सा भी NCERT पढ़ा होगा तो आपको याद रहेगा कि रेड कलर और यहाँ पे जो कह रहा है, हाँ, रेड कलर ये सब ऑब्टेन नहीं करा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता है सी और डी, तो जिसको पता होगा कॉन्सेप्ट वो बी ऑप्शन करेक्टली कर लेगा। ठीक है, ओके, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। Which of the following steps can be followed for making the apparatus airtight? ठीक है, तो apparatus को airtight बनाना है तो क्या क्या steps follow हो सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है placing the plants on a glass plate, सेकेंड है using a suction pump, थर्ड है applying Vaseline होगा, यहाँ पे ये Vaseline लिखा हुआ है, Vaseline to seal the bottom of the jar, creating vacuum। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ से क्या ऑप्शन होगा। तो यहाँ से देखिए, अगर ऑप्शन रिमूवल मेथड से यूजिंग अ सक्शन पंप, सक्शन पंप का काम क्या है, जितना भी एयर है उस ग्लास वेसल में सबको निकाल दो, तो एयर को तो निकालने वाली बात ही नहीं थी इसमें, तो ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। क्रिएटिंग वैक्यूम, वही बात कह रहा है कि जितना भी एयर है सब कुछ निकाल दो और उसमें कोई भी मटेरियल नहीं होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो 2 and 4 इज़ इनकरेक्ट। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन से ऑप्शन में 2 and 4 नहीं है, तो वो ऑप्शन नंबर सी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
तो आप इस तरीके से पता कर सकते हो इसका आंसर। अगर नहीं भी पता हो तो इन दो बातों का पता होगा कि हाँ सक्शन पंप और वैक्यूम क्रिएट करा जा रहा है, बट इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड को रहना है ना, तो ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। Noor, a young student, was trying to demonstrate some properties of light in a science project work. She kept X inside the box and with the help of a laser pointer made light rays pass through the holes on one side of the box. She had a small butter paper screen to see the spots of light being cast as they emerged. ओके तो इसमें क्या बोला जा रहा है, आप इस डायग्राम से पता कर सकते हो कि यहाँ पे ये जो बॉक्स है उसमें एक होल करा हुआ है, एक्स बॉक्स का नाम है, और यहाँ से क्या किया जा रहा है कि रेस को भेजा जा रहा है। ठीक है, लेज़र पॉइंटर मेड लाइट रेस पास थ्रू दी होल्स ऑन वन साइड। ठीक है, तो लेज़र पॉइंटर के थ्रू लाइट्स को भेजा जा रहा है और दूसरी तरफ क्या है, बटर पेपर है जिसपे उसको देखा जा रहा है कि उसका क्या व्यू आ रहा है। ठीक है, इमर्जेंट रे जो आ रहा है उसको देखा जा रहा है। इमर्जेंट रे रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़े होगे तो उससे पता कर सकते हो कि हाँ इमर्जेंट रे का कंसेप्ट कहाँ पे दिया गया है, रिफ्रैक्शन में। ठीक है, तो इमर्जेंट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे बाहर आता है उसी को कहते हैं। ओके, so what could be the X that she placed inside the box to make the rays behave as shown? ठीक है, तो ये बॉक्स जो है वो क्या हो सकता है, देखा जाए तो अगर रेज जो है देखो यहाँ पे रे 2 सेंड करा गया था और रे 2 इस तरीके से निकल रहा है, और यहाँ से अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करा जाए, सपोज दैट दिस इज़ अ नॉर्मल, और यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ करा जाए, तो आप देखोगे कि इसके पाथ में चेंजेस आए हैं, है ना, चेंज इन दी पाथ। ठीक है, इसमें पाथ में चेंजेस आए हैं, दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे ये जो एक्स है वो पक्का ही कुछ ग्लास का मटेरियल होगा जो रिफ्रैक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यस ये जो है एक्स वो कोई ग्लास मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। अ कन्वर्जिंग लेंस, अ पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक, अ प्लेन मिरर, अ ट्राइंगुलर प्रिज्म। तो देखो ऑप्शंस बहुत ही इजी दिए हुए इसमें। कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस कह रहा है, बट यहाँ पे तो पहले ही कहा गया था कि एक बॉक्स है। ठीक है, ब्लॉक के टाइप का बॉक्स है, और यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो कि ये डायग्राम किस तरीके से है, तो लेंस तो हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी देखें तो प्लेन मिरर, मिरर का बात हो ही नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन शो करा जा रहा है। ठीक है, रिफ्रैक्शन शो हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन प्लेन मिरर में नहीं होता है जो कि रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन सबको पता ही होगा क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। ठीक है, तो लाइट जब किसी सरफेस पे आता है और टकरा कर वापस लौटता है तो उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं, बट यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन तो चले गए। अब क्या है, ट्राइंगुलर प्रिज्म, ट्राइंगुलर प्रिज्म भी नहीं होगा क्योंकि ये बॉक्स देख लो और पता चल जाएगा ट्राइंगुलर प्रिज्म कैसा होता है। ट्राइंगुलर प्रिज्म जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ट्राइंगुलर प्रिज्म जो है वो नहीं होगा। ओके, तो पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। She measured the angle of incidence for both the rays on the left side on the box to be 48.6 डिग्री। तो उसने क्या करा, ये दोनों एंगल को मेज़र कर लिया कि ये 90 डिग्री का नॉर्मल है। ठीक है, तो ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, तो इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मेज़र करा और इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस मेज़र करा, तो दोनों का वैल्यू आया है 48.6 डिग्री, 48.6 डिग्री। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, सी न्यू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल एक्स इनसाइड द बॉक्स वाज 1.5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1.5 कह रहा है, दैट मीन्स कोई ग्लास मटेरियल है तभी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया गया है 1.5। यस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करा जाता है, किसी किसी बुक में इसको एन से भी डिनोट करा गया है। फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी में एन से डिनोट किया गया है, तो आप दोनों याद रख सकते हो या फिर एन ही याद रखो।
व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू क्या हो सकता है, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग इस क्वेश्चन में देखो दिया है साइन 48 डिग्री 48.6 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो याद करो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, और अगर किसी को ये भी नहीं याद है तो आप स्नेल्स लॉ याद कर सकते हो। स्नेल्स लॉ क्या है, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का रेशियो है। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर, तो यहाँ पे कहा ही गया है कि ये जो आई है वो क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू दिया है, तो ये है साइन ऑफ 48.6 डिग्री, और ये हो जाएगा साइन ऑफ आर, और साथ ही साथ एन का वैल्यू दिया है 1.5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। 1.5 इज इक्वल्स टू वैल्यू देख लो 0.75 जो वैल्यू दिया रखा है साइन ऑफ 48.6 डिग्री का टू दी साइन ऑफ आर, देयरफॉर साइन ऑफ आर विल बी 0.75 डिवाइडेड बाई 1.5, और इसको सॉल्व करने पे आपका जो वैल्यू है वो हो जाएगा अराउंड 30 डिग्री के आसपास। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 30 डिग्री के आसपास हो जाएगा। ये 30 डिग्री के आसपास कैसे होगा ये देख लेते हैं। पॉइंट ऊपर करोगे, ये डबल पॉइंट नीचे जाएगा, और ये 0 0 कैंसिल, एंड दिस इज 75 को ये कैंसिल हो जाएगा हाफ टाइम्स में। ठीक है, हाफ टाइम्स मीन्स साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू हाफ। ओके, अब याद करो कि साइन में कौन सा ऐसा एंगल है, ये ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। ठीक है, कि साइन में कौन सा ऐसा एंगल है जिसका वैल्यू हाफ होता है, मीन्स 1/2 होता है। तो याद करो साइन 30 डिग्री, देयरफॉर साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्री, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। क्लियर है, तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर फ्रेंड नोटेड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम दिस डेमोन्स्ट्रेशन एंड ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर देन एयर। यहाँ पे कुछ बातें कही जा रही हैं जो कि 5 बातें हैं, तो इसको पढ़ लेते हैं, और इन 5 बातों में से आपको पता करना है करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पता करना है। किसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट भी पता करना होता है, तो ये आप ज़रूर पढ़ा करो कि करेक्ट पता करना है या इनकरेक्ट। ठीक है, अगर इसमें इनकरेक्ट लिखा होता है और आप करेक्ट ढूंढ रहे हो तो फिर गलती हो जाएगा। चलो इसको देखते हैं। ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर देन एयर। ठीक है, तो अगर आप लाइट चैप्टर पढ़े होगे और अगर नहीं पढ़े हो तो कमेंट में बताओ अगर पढ़ना है तो। ठीक है, यस, जो ग्लास है वो डेंस है एज कंपेयर टू एयर, डेंसर है, और जो एयर है वो क्या है, रेयरर है। ठीक है, एयर को रेयरर मीडियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि एयर में पार्टिकल्स एज कंपेयर टू ग्लास मीन्स सॉलिड काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डेंसर कौन हो जाएगा, ग्लास। तो ये पहला नंबर क्या कह रहा है, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयरर देन एयर। तो ये ऑप्शन कभी हो ही नहीं सकता है क्योंकि ग्लास जो है वो डेंसर है देन एयर। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। ओके, अब मूव करते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है एयर एंड ग्लास अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम विथ सेम वेलोसिटी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एयर एंड ग्लास अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम विथ सेम वेलोसिटी। नो, वेलोसिटी जो है वो दूसरे मीडियम पे जाने पे चेंज होता है। ठीक है, दूसरे मीडियम पे जाने पे चेंज होता है। कैसे, आप इस बात को याद रख सकते हो
तो मैं डायरेक्ट वैल्यू ही लिख दे रही हूँ कि एयर में जो लाइट है उसका स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसी बात को अगर पूछा जाए कि लिक्विड या फिर वाटर में कितना होता है, तो ये हो जाता है आपका 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड अगर ग्लास में कहा जाए तो एयर का स्पीड हो जाता है, लाइट का स्पीड हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इन 3 बातों से आप याद रख सकते हो कि हर एक मीडियम में जो लाइट का स्पीड है वो सेम नहीं होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। तो इसलिए ये ऑप्शंस आप ऐसे इस तरीके से कर सकते हो। और ख़ुद भी सोचो ना कि पार्टिकल क्या है, डेंसर है, तो डेंसर है तो हर जगह स्पीड तो सेम नहीं हो जाएगा ना, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। एयर इज़ ऑप्टिकली रेयरर देन ग्लास, यस, ये इसी का ऑपोजिट स्टेटमेंट है, फर्स्ट वाले के ऑपोजिट। एयर जो है ग्लास से रेयरर है, यस, ये स्टेटमेंट सही है, ओके। ऑप्शन नंबर 4, स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज़ फास्टर देन दैट ऑफ द रेयरर मीडियम। कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट थ्रू अ डेंसर मीडियम इज़ फास्टर देन दैट ऑफ द रेयरर मीडियम, नो, क्योंकि जो स्पीड है वो डेंसर मीडियम में कम हो जाता है और रेयरर मीडियम में ज़्यादा रहता है। आप इससे पता कर सकते हो इस टेबल से। और अभी मैंने बताया कि ये जो सेकंड स्टेटमेंट है उसी से रिलेटेड ये स्टेटमेंट है, तो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे। अब मूव करते हैं ऑप्शन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। तो चलो अब 5 ना देखो तो भी ABCD में से कोई एक ऑप्शन लगा सकते हो, क्योंकि इसमें 3 जो है उसमें से आपको पता है कि कौन सा करेक्ट है, थर्ड ही बस करेक्ट है और बाकी 2 तो गलत है। तो देखिए, तो इसमें भी 4 आ रहा है तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, और इसमें भी 4 आ रहा है तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी 4 है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप कैंसिल मेथड से भी लगा सकते हो कि हाँ ऑप्शंस कुछ कुछ कैंसिल हो गए तो यही सही होगा, और लास्ट वही ऑप्शन बच भी रहा है। पर फिर भी देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द फर्स्ट मीडियम टू द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इन द सेकेंड मीडियम गिव्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यस, ये जो फॉर्मूला है साइन आई बाई साइन आर, जो कि स्नेल्स लॉ अभी मैंने बताया, तो वो यही बताता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो 5 है, स्टेटमेंट 5 जो है वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। इसकी लास्ट क्वेश्चन पे अब हम आ चुके हैं कि लास्ट क्वेश्चन का सल्यूशन क्या होगा। इफ़ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वॉज मेड ऑफ अ मटेरियल विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5 देन दी, ठीक है, 1.5 से कम होगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो याद करो कि सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सॉलिड्स और लिक्विड्स और एयर में कंपेयर करें तो वो ग्लास का ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कह रहा है लैटरल शिफ्ट के साथ क्या होगा, तो लैटरल शिफ्ट ऑफ द रेज वुड हैव बिन लेस, lateral shift of the rays would have been more, lateral shift of the rays would remain the same, there is not enough information, okay। तो ये यहाँ पे आप इस बात से पता कर सकते हो, अगर आपने रिफ्रैक्शन चैप्टर पता है तो पढ़ा होगा तो ये बहुत ईजिली कर सकते हो, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। यहाँ पे जब ग्लास स्लैब से रेस पास होते हैं तो वो क्या है, शिफ्ट कर जाते हैं लैटरली इस तरीके से, ठीक है। और अगर इसका स्ट्रेट लाइन पास कराया जाए तो ये जो डिस्टेंस है इसको कहा जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके। मींस एक्चुअल रेज अगर देखा जाए तो इस तरीके से पास होना चाहिए, ओके, बट रेज इस तरीके से पास नहीं होते हैं। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये कहलाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल शिफ्ट अगर ग्लास से कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल होगा तो उसमें कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रेज ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।
वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।